सफाई कर्मचारियों ने बारडा बीडीपीयू कार्यालय से लेकर एसडीएम कार्यालय तक रोष मार्च निकाला। प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। वहीं ग्रामीण सफाई कर्मचारी पिछले 43 दिन से सफाई व्यवस्था को छोड़कर आंदोलन कर रहे हैं, जिससे गांव में सफाई व्यवस्था चरमरा गई है। वहीं सफाई कर्मचारी जिला अध्यक्ष सुरेश जेवली ने बताया कि 27 और 28 को पंचकुला में पड़ाव डालकर प्रदर्शन किया जाएगा। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें स्थायी रोजगार दिया जाए। जब तक स्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं बनती तब तक उन्हें 26,000 वेतन दिया जाए। 400 की जनसंख्या के आधार पर एक सफाई कर्मचारी की नियुक्ति की जाए, क्योंकि अधिक जनसंख्या वाले गांवों में सफाई व्यवस्था हेतु एक सफाई कर्मचारी पर्याप्त नहीं है। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों को धरने पर बैठे हुए आज हमने जो ज्ञापन दिया है वो मुख्यमंत्री के नाम दिया है। 43 दिन में सरकार से कोई बातचीत नहीं, कोई नुमाइंदा नहीं है। आज हमने मुख्यमंत्री को ज्ञापन इसलिए दिया कि ये गूंगी बेरी सरकार कुछ जाग जाए तो ठीक है, नहीं आने वाला समय अच्छा नहीं होगा। सरकार ये चाहती है कि इनको लंबा आंदोलन खींचा जाए, ये कमजोर हो जाए, लेकिन ये दिन प्रतिदिन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों के अंदर गुस्सा आक्रोश बढ़ता जा रहा है। इसलिए मैं सरकार से अपील करता हूँ कि सरकार क्या तो समय है, अभी बात मान ले। कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला ऐतिहासिक मेला कपाल मोचन भले ही 23 नवंबर को शुरू होगा, लेकिन मेला शुरू होने से पहले ही हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने अभी से ही कपाल मोचन में पहुंचना शुरू कर दिया है। ऐसे में प्रशासन का दावा है कि उन्होंने तैयारियां पूरी कर ली है और इस बार मेले में 10 लाख से अधिक श्रद्धालु पहुंचेंगे, जिसके चलते मेले का 4 सेक्टर में बांट दिया गया है। हालांकि मेले को देखते हुए 10 दिन पहले ही तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी और अब जब श्रद्धालुओं की संख्या बढ़नी शुरू हुई गई तो अब इन तैयारियों का बार बार जायजा भी लिया जा रहा है। ऐसे में किसी प्रकार की किसी को कोई भी समस्या ना हो, इसके लिए सभी प्रकार के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। मेले में दुकान सजनी शुरू हो गई है और यहां पर कमांडो ने भी दस्तक देनी शुरू कर दी है। फिलहाल मेले को सही ढंग से चलने को लेकर प्रशासन हर ढंग की तैयारी में जुट गया है। भी होती है लोगों की, कोइयों की जैसे किसी के बच्चा नहीं होता तो यहाँ पे बेरी लगी हुई है, बेर खा लेते हैं। किसी की कोई भी कामना पूरी होती है। 3 सरोवर है इनका अलग अलग महत्व। 3 सरोवर, हाँ जी, तीनों में आते। पहले वहाँ गौ बच्चे का महत्व है, 3 जगह नहाना है, फिर ऋण मोचन कुंड है, फिर ये सूरज कुंड है। ये सूरज कुंड पे ऊपर मंदिर बने हैं, माथा टेकते हैं। यहाँ पे अगर जिसके बच्चा हो जाता है फिर तड़ागे चढ़ाने आते। तो जब शंकर भगवान जी ने ब्रह्मा जी का कपाल अर्थात शीश उतार दिया था किसी कारण, तो भगवान शंकर जी यहाँ स्नान करने के लिए आए थे कपाल मोचन जी में। एक तीर्थ है यहाँ पे ऋण मोचन, जहाँ पे ऋण से मुक्ति मिलती है, और तीसरा तीर्थ है यहाँ पे सूरज कुंड, जहाँ पे आप लोग अभी खड़े हो। तो यह आस्था का केंद्र है। आज आंवला नवमी है। आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके हम सब यहीं पर कथा करेंगे। हर वर्ष जो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर कपाल मोचन में एक भव्य मेले का आयोजन होता है, तो उसकी तैयारियों को लेकर के जो व्यवस्थाएं थी, जो तैयारियां थी, वो उसकी वजह से हमने लगभग 10 दिन पहले मेले की पूर्ण तैयारियां हमारी हो चुकी थी और श्रद्धालु भी पिछले 10 दिनों से यहाँ निरंतर आ रहे हैं स्नान करने के लिए। हर वर्ष 10 लाख के लगभग श्रद्धालु आते हैं, तो इस वर्ष हमें और अधिक संख्या में श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है और जो श्रद्धालु हैं उनके लिए हमने पूरी व्यवस्थाएं कर रखी हैं ताकि उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो। कपाल मोचन का जैसे कि आपको पता है कि ये प्रथा सदियों से चली आ रही है और प्रशासन तैयारियां सालों से कर रहा है, तो उसकी एक SOP बनी हुई है, जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर है, उसके हिसाब से सारे काम हो रहे हैं। हमारे जो मेला अफसर हैं वो भी काफ़ी अरसे से यहाँ पे हैं, जिनको इन सब चीज़ों का ज्ञान है और जो पिछली दफ़ा भी, उससे पिछली दफ़ा भी उन्हीं ने करवाया था। और जैसे भी जो भी व्यवस्थाएं, कहाँ टेंटेज होगी, कहाँ लाइटिंग की व्यवस्था होगी, कौन से रूट होंगे, लोग किधर से जाएंगे, किधर से निकलेंगे, कहाँ पे स्टॉल्स लगेंगी, कहाँ पे छोटी मोटी शॉप्स वगैरह जो लगती हैं वो कहाँ लगेंगी, खाने पीने की व्यवस्था कहाँ पे होगी, रास्ते चाक चौबंद हैं कि नहीं, पानी की सफाई हुई कि नहीं, फ्रेश पानी आया कि नहीं, सुरक्षा के दृष्टिकोण से, और आपके CCTV कैमरा वगैरह, ये सारी चीज़ें
पहले से ही तैयारी करके आज से करीब 1 महीना एडवांस में कर ली गई थी। 2-1 महीने पहले तैयारियां इसकी शुरू हो गई थी। बाबा मूंगी गौशाला में गोपाष्टमी के अवसर पर 7वां विशाल गौमाता जागरण और विराट हरियाणवी हास्य कवि सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें कवियों ने श्रोताओं को अपने हास्य व्यंग्यों से हंसाकर लोटपोट कर दिया। इस अवसर पर गौशाला प्रांगण में आयोजित भंडारे में हजारों श्रद्धालुओं ने प्रसाद ग्रहण किया। वहीं कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि अनिता मलिक, चेयरमैन जिला परिषद भिवानी पहुंची और नवीन गोयल, प्रदेश प्रमुख पर्यावरण संरक्षण विभाग बीजेपी हरियाणा व सह संस्थापक कैनविन फाउंडेशन गुरुग्राम ने समारोह का शुभारंभ किया। इस मौके पर हरियाणवी हास्य कलाकार विनोद पनिहारी ने भजनों के माध्यम से उपस्थित श्रद्धालुओं को गौभक्ति रूपी सरोवर में डुबकी लगवाई। तत्पश्चात हास्य कवि सम्मेलन प्रारंभ हुआ। यहाँ पर बाबा मुंगीपा की पावन भूमि बाबा मुंगीपा के नाम से जो गौशाला है, जो पिछले 9 सालों से यहाँ पर सभी संचालकों द्वारा संचालन किया जा रहा है, उसके वार्षिक उत्सव और यहाँ पर जो हास्य कवि सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमें आने का सौभाग्य मिला है। हमारे कलयुग के अंदर गौ माता का बहुत प्रताप है। हम सबको हिंदू सनातन धर्म में गौ का बहुत विशेष महत्व है। दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में हरियाणा के अनादि काल से लेकर अब तक हो रहे व्यापार को बखूबी दर्शाया गया है। 14 नवंबर से 27 नवंबर तक चलने वाले मेले के हरियाणा पवेलियन में गांव से लेकर शहरी क्षेत्र में उद्योग और स्टार्टअप से समृद्धि की कहानी का चित्रण देखने को मिल रहा है। वहीं भारत सरकार के पुरातत्व विभाग के उत्तरी क्षेत्र की क्षेत्रीय निदेशक एरविन मंजूर कहती हैं कि राखीगढ़ी और अन्य स्थानों पर मिले पुरातन अवशेष और शिलालेख से लगता है कि हरियाणा के लोग व्यापार में हजारों वर्ष पहले से आगे रहे हैं। राज्य सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप गोदामों की ऊंचाई 15 मीटर से बढ़ाकर 21 मीटर और उन तक पहुंचने के मार्ग 90 मीटर से बढ़ाकर 135 मीटर कर दिया है। फरीदाबाद विजिलेंस विभाग की टीम ने बल्लभगढ़ तहसील में तैनात पटवारी के सहायक को 6,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि मोशन चढ़ाने के नाम पर 6,000 की रिश्वत की मांग की गई थी। वहीं आपको ये भी बता दें कि 8,000 रुपये के मोशन चढ़ाने का सौदा किया गया था और 2,000 रुपये एडवांस मांगे गए थे, जिसके बाद कम करने पर अधिकारी 6,000 रुपयों पर राजी हुआ। हालांकि पूरे मामले पर पीड़ित ने विजिलेंस विभाग शिकायत दर्ज करवा दी है, जिससे संज्ञान में लेते हुए टीम गठित करने के बाद मौके पर आरोपी सहायक नवीन को विजिलेंस विभाग ने 6,000 रुपयों की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया है। ये 8,000 में सौदा हुआ था, 2,000 में कल दे दिए थे, 6,000 रुपया नगद वहां देते पकड़ा है। किस मामले में पकड़ा, किस चीज? ये कोई वो मोटेशन चढ़वा रहा है इंतकाल के बारे में। जो आरोपी पकड़ा है इसका नाम क्या है, क्या काम करता था? ये नवीन नाम है। ये सहदेव पटवारी के पास काम करता था। तो सहदेव पटवारी के ऋण की आपस में होती, उसी ने बिठा रखा था। जो पैसे लेता था उसको देता था, नौकरी पर रख रखा था उसी, उसको कमीशन भी देता था। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं जो सहदेव पटवारी वो भी इसमें पूरा इन्वॉल्व है? हाँ, उसी तो ये नौकरी पर रख रखा था और जो कमीशन वगैरह वो उसको देता था। कैथल पुलिस ने नशा तस्करों पर शिकंजा कसते हुए एक नशा तस्कर को पकड़ा है, जिसके कब्जे से करीब 1 करोड़ से ज्यादा की मारी मात्रा में अफीम, चूरा पोस्ट और डोडा पोस्ट नशीला पदार्थ बरामद किए गए हैं, जिसको लेकर एएसपी ऑफिस कैथल में एएसपी उपासना ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी। इंचार्ज पीएसआई अमन है। इनकी टीम में एएसआई प्रदीप कुमार की एक टीम थी जो सायकाल को गश्त कर रही थी हिसार चंडीगढ़ बाईपास के ऊपर।
तो इनको इन्फॉर्मेशन मिली थी, इनको इन्फॉर्मेशन इस तरीके की थी कि वहाँ पे कोई ट्रक है, ट्रक ड्राइवर है, वो एनडीपीएस का कुछ सामान है वो लेके आ रहा है। तो उसी के हिसाब से इन्होंने ग्योंग कटवाड़ चौक है उसके पास में नाकाबंदी की थी। तो जो भी ट्रक्स थे या जो भी व्हीकल्स थे उनको प्रॉपरली चेक किया जा रहा था। तो एक ट्रक आया जिसको इन्होंने चेक किया तो उसके अंदर से एनडीपीएस का सामान बरामद हुआ। उसमें से एक पॉलीथीन में 500 ग्राम अफीम मिली। उसके अलावा 58 कट्टे वहां पे बरामद हुए, जिनमें से 24 कट्टों में 480 किलोग्राम डोडा पोस्त है और 34 कट्टे हैं जिनमें 1020 किलोग्राम चूरा पोस्त बरामद हुई है। मनीमाजरा में एक मिठाई की दुकान पर आज सुबह भयानक आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। मिली खबर के अनुसार आग मिठाई के ऊपरी हिस्से में लगी, जिसके बाद रसोई में रखे गैस सिलेंडर फटने शुरू हो गए। देखते ही देखते आग ने भयानक रूप ले लिया। सूचना मिलते ही मौके पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां पहुंची, जिन्होंने 2.5 घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया है। बताया जा रहा है कि आग लगने वाली जगह पर एक जनरेटर और बैटरी भी मौजूद थे और आग के कारणों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। इस दौरान लाखों रुपए का नुकसान होने की भी सूचना है। फतेहाबाद जिले का प्रगतिशील किसान अन्य किसानों के लिए प्रेरणा स्रोत भी बन चुका है, जिसके अमरूद के बाग में पड़ोसी ने आग लगा दी, जिसके कारण किसान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ। आपसी रंजिश के कारण प्रगतिशील किसान के गांव में पड़ोसी ने ही आग लगा दी। हालांकि किसान ने इस घटना की जानकारी प्रशासन को दे दी है। ये जो मेरा बाग जलाने का रीजन था, ये मेरे सागी चाचा ही है, रण सिंह। उन्होंने आपकी जो ये रंजिश चल रही है जमीनी विवाद का, वो रंजिश निकालने के लिए उन्होंने अपने खाड़ का वो सुमार के कचरा और वो मेरी जो फेंसिंग की गई है बाग की, वहां पर इकट्ठा करके उनको कम से कम 5-10 फुट ऊंची आग गई है। उसको आग जलने के बाद में वो पौधे कम से कम 10 फुट ऊंची आ गई है। 10 फुट ऊंचा जाने के बाद में वो मेरे कम से कम पौधे 10-11 पौधे आधे से ज्यादा जल गए। कितना नुकसान है उसमें? नुकसान कम से कम इतना है कि साल में कम से कम 3 बार फल आता है। वो कम से कम 1 साल से पहले तो वो ठीक भी नहीं होगा पौधा। गांव किरजान में बस स्टैंड के पास आश्रम को लेकर 2 पक्षों में विवाद हुआ था। वहीं मौके पर पुलिस पहुंच गई थी, जिससे स्थिति काबू कर पा ली गई थी। लेकिन आपको बता दें कि सोमवार को सत्संग का कार्यक्रम था, जिसमें भाग लेने को लेकर आश्रम के संस्थापक महाराज सुरेश आनंद हांसी पहुंचे और वहीं सोमवार को किसी ग्रामीण के साथ कहासुनी होने पर मामला तूल पकड़ लिया और आश्रम के संचालन को लेकर विवाद गहरा हो गया, जिस पर मौके पर पुलिस को बुलाना पड़ा। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच सहित अनेक ग्रामीण इकट्ठे हो गए। वहीं महाराज सुरेशानंद ने साफ कह दिया कि पंचायत का निर्णय अनुसार ही आगामी फैसला लेंगे। नवंबर को छोटू राम जयंती की आड़ लेकर बामसेफ के सदस्यों द्वारा राखीगढ़ के स्टेडियम में एक कार्यक्रम प्रस्तावित किया गया है, जिसको लेकर आज गांव राखी खास में 36 बिरादरी की एक पंचायत हुई, जिसमें कार्यक्रम को न होने देने को लेकर सहमति बनी। उसी को लेकर राखी बरहा राखी खास व राखी शाहपुर के सैकड़ों ग्रामीणों ने नरनौद के एसडीएम विकास यादव को ज्ञापन सौंपा, जिसमें ग्रामीणों ने प्रशासन द्वारा कार्यक्रम पर रोक लगाने की मांग की है। देखिए, ऐसा है, कुछ दिन पहले एक छोटू राम विचार मंच के का सहारा लेकर के कुछ असामाजिक तत्व समाज के अंदर बड़े आदर्श पुरुषों का नाम लेकर के, उनका सहारा लेकर के सांप्रदायिकता कराना चाहते हैं। जिसका हमें पता चला है वो कुछ दिन पहले राखी खास में आकर के एक सभा करके ऐसा कुछ बोल के भी गई है, जिससे हमें अंदेशा है कि आज समाज में जो उनके वचनों से आपसी भाईचारा खराब हो सकता है।
आज उन्होंने फिर घोषणा की है कि हम 24 नवंबर को छोटू राम जयंती मनाने जा रहे हैं राखी खास के अंदर। हम उसका पूर्णतः विरोध कर रहे हैं। महीने पहले के वहां से फाड़े आए थे राखी खास में, जो कि किसी गांव को पता नहीं था, वो बोल के किसी समाज के प्रति गलत बोल के गए, काफी गलत बोल के गए हैं। लेकिन उन्होंने 24 तारीख का फिर अल्टीमेटम दे रखा कि राखी खास में हम जनसभा करेंगे। तो कल पूरे गांव 36 बिरादरी की राखी खास गांव की पूरी पंचायत हुई, सारे गांव ने इकट्ठा होकर एक ही फैसला कराया कि गांव में हम ये उनका प्रोग्राम नहीं होने देंगे। तो इस वास्ते हम पूरी गांव की जो पंचायत है IGM साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं और ज्ञापन दे के प्रशासन से भी हम आगा गया वहाँ खून खराब बरोड़ा होने की पूरी उम्मीद है। अगर मैं आते हैं तो प्रशासन उनको रोके। तो आज सिर्फ एक ही बात है भाई, हम वहाँ गाँव में वहाँ से वालों को घुसने नहीं देंगे और न हम वहाँ कोई भाषणबाजी किसी समाज के प्रति करने देंगे। रेवाड़ी में ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ हरियाणा के कर्मचारी लगातार धरने पर बैठे हैं। अब कर्मचारियों ने सीटू कर्मचारी संघ के बैनर तले जिला सचिवालय के मुख्य गेट पर प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम SDM को ज्ञापन सौंपा है और मांग पूरी करने की मांग की है। कर्मचारियों की मांग है कि उन्हें कम समान वेतन मिले, वहीं कच्चे कर्मचारियों को पक्का करना और पुरानी पेंशन लागू की जाए। एक तो ये कहना चाहते हैं कि सर 43 दिन से हरियाणा प्रदेश में ग्रामीण सफाई कर्मचारियों की हड़ताल चली हुई है और आज ज्ञापन देने का हमारा मेन उद्देश्य यही है कि CI2 यूनियन के आह्वान पे पूरे हरियाणा प्रदेश में तमाम संगठन CI2 यूनियन के सर्व कर्मचारी संघ हम सभी ने आज अपना ज्ञापन दिया है कि जो हमारे साथ सरकार भेदभाव कर रही है। 43 दिन से सरकार हमारे आंदोलन का लंबा खींचना चाहती है। 26 अक्टूबर को करनाल में वाल्मीकि प्रकट दिवस प्रदेश के तमाम ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने मनाया था। उसमें देवेंद्र बबली पंचायत मंत्री की तरफ से वार्ता का हमें निमंत्रण दिया गया, लेकिन 8 तारीख को वो कैंसिल कर दिया गया, जिससे हरियाणा प्रदेश के तमाम ग्रामीण सफाई कर्मचारी में आज रोष है, गुस्सा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने जो 1000 रुपए की वेतन बढ़ोतरी की है, उससे प्रदेश में कोई भी कर्मचारी खुश नहीं है। ये हमारी अपेक्षा से बहुत कम है। अभी क्या मांगे हैं आप? अभी हमारी मांगे यही है जी कि सरकार जल्द से जल्द हमारी डेलीगेशन से बात करे। 43 दिन से जो हड़ताल चली हुई है, जो आज गाँव में कूड़े के ढेर लग चुके हैं, सरकार इस आंदोलन को लंबा ना खींचे। मैं जी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी यूनियन की जिला प्रधान हूँ और राज्य से जी सह सचिव हूँ और हमारे यहाँ सर्व कर्मचारी संघ के जिला प्रधान धनराज जी भी हैं और हमने इन कर्मचारियों के हर समर्थन में मतलब हर धरने में समर्थन दिया है और जहाँ जहाँ जो भी मेरी आशा बहने की हम सरकार को ये कहना चाह रहे हैं जी कि हमें कम से कम कच्चे कर्मचारी से लेके मजदूर से लेके कम से कम उनकी दिहाड़ी तो पूरी दे, वो भी नहीं दे सकते जी। और हमारा सबसे लड़ाई का माध्यम यह है जी कि कच्चे कर्मचारी पक्के करे जाए, समान काम समान वेतन दें, पुरानी पत्रकार रामचंद्र छत्रपति के बेटे ने राम रहीम को बार बार फरलो दिए जाने पर सवाल उठाए हैं। अंशुल ने कहा कि साध्वियों का बलात्कारी रामचंद्र छत्रपति और रंजित सिंह का कातिल गुरमीत राम रहीम को एक बार फिर से सलाखों से बाहर भेजा गया है। वहीं राम रहीम को फरलो मिलना हमारी व्यवस्था पर सवाल उठता है और यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह लोकतंत्र के मुंह पर तमाचा है। अदालत चाहे कोई भी फैसला सुनाए, लेकिन कोई ना कोई रास्ता निकालकर राम रहीम जैसे अपराधी बाहर आ जाते हैं। यह बेहद शर्मनाक है। बार बार सरकारी तंत्र यह हवाला देता है कि नियमों के तहत फरलो दी जा रही है। ऐसे बहुत से अपराधी हैं और कैदी हैं जो सलाखों के पीछे हैं और उनका एक दिन भी फरलो नहीं मिलती है। कानून का हवाला देता है कि जो कुछ हो रहा है बलात्कारी और पत्रकार रामचंद्र छत्रपति और रंजीत सिंह का कातिल गुरमीत राम रहीम डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख एक बार फिर से सलाखों से बाहर आया है 21 दिन की फरलो पर। तो ये कहीं ना कहीं हमारी व्यवस्था के लिए, हमारी
दुर्भाग्यपूर्ण है और कहीं ना कहीं ये न्यायिक तंत्र के मुंह पर तमाचा है हमारे सरकारी तंत्र का कि आप जैसे मर्जी आप सजा सुनाएं, लेकिन हम कहीं ना कहीं अपने कानूनों में बदलाव करके कोई ना कोई रास्ते निकाल करके एक कातिल को, बलात्कारी को फिर से वीआईपी ट्रीटमेंट देंगे और बाहर की हवा खिलाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं शर्मनाक है, दुर्भाग्यपूर्ण है जिस तरीके से बार बार उसको पैरोल पर, फरलों पर बाहर लाया जा रहा है। और जहां तक सरकारी तंत्र हर बार कानून का हवाला देता है कि जो कुछ हो रहा है कानून के तहत हो रहा है, तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने जिसमें कई सारे लोग जो हैं वो अभी भी जेल की सलाखों के पीछे हैं और कभी भी एक दिन के लिए भी उनको ऐसा कोई पैरोल फरलों का वो नहीं दिया गया, छूट नहीं दी गई। साध्वियों का बल्लभगढ़ के खाद केंद्र पर किसानों को शांतिपूर्वक यूरिया और डीएपी दिया जा रहा है। किसानों को किसी भी प्रकार की दिक्कत न हो, इसलिए खाद केंद्र पर यूरिया और डीएपी को लेकर खाद केंद्र पर स्टॉक पूरा है। आपको बता दें कि 5000 कट्टों की डिमांड भेजी गई थी आगे, जिसमें किसानों को यूरिया दिया गया है। किसानों को 1300 कट्टे यूरिया के खाद सेंटर पर दिए गए। वहीं डीएपी की अगर बात करें तो डीएपी का स्टॉक खाद केंद्र पर पहुंचेगा। फिलहाल शांतिपूर्वक तरीके से खाद केंद्र कर्मचारी पर काम कर रहे हैं। फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता मुख्यमंत्री के जनप्रतिनिधि बनकर दयालपुर गांव पहुंचे। विधायक नरेंद्र गुप्ता दयालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की कई समस्या सुनी और उन समस्याओं का मौके पर ही निपटारा किया। इसी बीच मीडिया से बातचीत करते हुए नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने उन्हें इस कार्य के लिए चुना है कि मैं उनकी प्रतिनिधि बनकर जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनूं और उनका मौके पर ही निपटारा करूं। वहीं नरेंद्र गुप्ता ने बताया कि जनसंवाद के बीच कुछ समस्याओं का मौके पर ही निपटारा कर दिया है, तो वहीं कुछ समस्याएं ऐसी भी है जहां पर अधिकारियों के ऊपर कुछ आप भी लगे हैं, जिनके लिए अधिकारियों को आदेश दे दिए गए हैं कि जल्द ही जल्द मामले में जांच कर जानकारी दी जाए ताकि ऐसे भ्रष्ट और नाकारा अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा सके। देखिए, आज मुझे दयालपुर में आने का मौका मिला जनसंवाद कार्यक्रम में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने बड़ा काम उन्होंने सौंपा है। आज दयालपुर के लोगों ने, यहाँ की सरपंच ने अपने गांव की डिमांड रखी है और उसके साथ साथ लोगों की बहुत की समस्याएं थी, उनका मौके पर ही अधिकारी से बात करके निवारण करने की कोशिश की है। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं डेवलपमेंट की जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लेके जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री उन सभी डेवलपमेंट की डिमांड्स को पूरा करेंगे। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक सोच है कि अगर हम अर्बन को छोड़ दें तो हमारे रूरल में लगभग 6500 गांव हमारे हरियाणा में हैं और हर किसी गांव में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे जनसंवाद कर रहे हैं तो सभी गांवों में जाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए सभी मंत्रीगणों को, विधायकगणों को, सांसद महोदय को सबकी ड्यूटी लगाई है और आज उसी के तहत माननीय नरेंद्र गुप्ता जी जो फरीदाबाद से विधायक हैं, आज फरीदाबाद विधानसभा के 5 गांवों में जनसंवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि बहुत सारी जो समस्याएं छोटी छोटी हैं उनको मौके पर ही निपटा रहे हैं। तो आज दयालपुर में या अन्य जो 5-4 हमारे गाँव हैं उन सब में सारे समस्याओं को निपटाना आज हमने किया है। नैनपाल रावत जी को फरीदाबाद के तिकोना पार्क में बीते 10 नवंबर को हुई हत्या के मामले में क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम ने आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम अर्जुन बताया जा रहा है, जो कि फरीदाबाद के एसी नगर का रहने वाला है। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के कब्जे से वारदात में इस्तेमाल किए गए तेज धार ब्लेड को बरामद कर लिया है और आरोपी को आगामी कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पेश कर 3 दिन के रिमांड पर लिया है। वहीं जानकारी देते हुए एसीपी क्राइम अमन यादव ने बताया कि आरोपी मृतक और घायल तीनों एक ही मार्केट में काम करते थे, जिनमें से आरोपी कार रिपेयरिंग का काम करता था तो वहीं मृतक अजय कार की सीट रिपेयरिंग का काम करता था और घायल व्यक्ति तिकोना पार्क मार्केट के अंदर सफाई का काम करता था। वारदात की शाम तीनों लोगों ने एक साथ बैठकर शराब पी थी और उसके बाद रात में किसी बात को लेकर तीनों में झगड़ा हुआ। इस झगड़े में आरोपी अर्जुन ने अजय और दूसरे व्यक्ति के ऊपर पहले पास में पड़े पत्थर से वार किया और उसके बाद अजय की गर्दन को तेज धार ब्लेड से काट दिया।
इसी बीच अजय की मौत हो गई, वहीं दूसरा व्यक्ति घायल है जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। वही मार्केट में ही एक जो मृतक है उसका नाम अजय था और उसी मार्केट के अंदर तिकोना पार्क मार्केट के अंदर कार पेंट का काम करता था। तथा जो दूसरा युवक साथ में था जो घायल हुआ है, जो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, वो उस मार्केट में ही सफाई का काम करता था, मजदूरी का काम करता था। आरोपी भी उसी मार्केट के अंदर कार मैकेनिक का काम करता था। इन वारदात वाले दिन रात को इन तीनों ने साथ बैठ करके शराब पी तथा उसके बाद वही मार्केट में ही एक कार सीट बनाने की एक दुकान थी जिसके पास ये तीनों लोग सो रहे थे। सोते वक्त इनका नशे में विवाद हुआ तथा आरोपी के द्वारा वहीं से जो नजदीक पड़े हुए पत्थर थे उनसे इन दोनों के ऊपर वार किया गया। जो मृतक है उसका नाम अजय था और उसी मार्केट